वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा था और पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर होता है, ए पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉइंट किस तरीके से होंगी वो हमने देखा था। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़, पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बेसिकली एक स्फेरिकल फॉर्म में रहेगा, स्फेयर की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। आज कुछ एक क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आगे शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड टॉपिक और इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के सेंटर जो होगा, यहाँ पर जो ये सेंटर होगा, इस सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आइए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आसान सा तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालना है हमें, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे देखेंगे, दोनों के भी ये वाली जो डिस्टेंसेज है इसको हम ए ले लेते हैं। तो इसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। कैसे चेक करते हैं, ये हमने देखा था कि किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी हो तो वहाँ एक छोटा सा प्लस चार्ज रख देते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैंने मन में सोच लिया कि हाँ यहाँ प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से रिपल ही होगा। इसकी वजह से इसके जस्ट अपोजिट आ जाएगा, इसकी वजह से इस तरफ आएगा और इसकी वजह से जस्ट इस तरफ आएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैंसिल आउट कर देता है, ये इसको कैंसिल आउट कर देता है। मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा क्योंकि ये डिस्टेंस एक जैसी है, यहाँ से यहाँ तक की चार्ज एक जैसा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चारों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि एक जैसा ही रहने वाला है। तो टोटल सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना रहने वाला है, 0। अब इसको देखने की एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक इन द सेंस आप किस तरीके से इसको चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में 0 रहने वाला है क्या है। कोई भी अगर रेगुलर आपको पॉलीगन दे दिया जाए, किसी भी टाइप का रेगुलर पॉलीगन है और उसके कॉर्नर्स पर चार्जेस को सिमेट्रिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन दिया है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब जिसकी सारी साइड्स एक जैसी होती है, ठीक है, उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन मतलब क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, ऑक्टागन हो सकता है, इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी पॉलीगन अगर दिया हुआ है रेगुलर पॉलीगन और उसके कॉर्नर्स पर सिमेट्रिकल फॉर्म में चार्जेस को रखा गया है, तो उसके सेंटर पर सिमेट्रिकल फॉर्म में एक जैसे चार्जेस को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली इसी चीज़ के बारे में हमने बात की थी। इफ सेम टाइप ऑफ चार्ज आर प्लेस एट सिमेट्रिकली एट द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी 0। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। देखो क्या होगा, मान लीजिए इस ट्राइंगल दिया हुआ है एक, इस ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर अगर आपने एक जैसे चार्जेस रख दिए तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बिना सोचे 0 बोल सकते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये Q है तो ये भी Q और ये भी Q होना चाहिए, तीनों कॉर्नर्स पर चार्जेस को सिमेट्रिकली रखना है। ऐसा एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 तरह के अरेंजमेंट मैंने बनाए हैं, 3 तरह के अरेंजमेंट हमने लिए हैं। ये एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, इसके सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो चार्जेस जो है सिमेट्रिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, हर कॉर्नर पर एक टाइप का चार्ज है, तो इसके सेंटर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 बोल सकते हैं कि इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर भी, अब यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली लेकिन सिमेट्रिकल, एक चार्ज रखा उसके बाद एक कॉर्नर छोड़ा, फिर एक चार्ज रखा, फिर एक कॉर्नर छोड़ा, फिर एक चार्ज रखा, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए हैं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, सेंटर की हम बात कर रहे हैं सिर्फ, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0।
अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा सा आसान से, थोड़ा सा सोचोगे तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दिया है। तो पहले एक बार अगर पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में कंसिडर करो तो पॉजिटिव को छोड़ के फिर एक नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव को छोड़ के, तो इन पॉजिटिव की वजह से भी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा और नेगेटिव वाले भी ऑल्टरनेटिवली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो अगर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव अगर दे दिए जाए तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम ये मान सकते हैं कि पहले एक बार पॉजिटिव वालों की वजह से देख लो और फिर एक बार नेगेटिव वालों की वजह से देख लो। तो यहाँ पर भी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। अब इसी से बेस थोड़ा सा लेवल बढ़ा के एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हेक्सागन है, लेकिन इस हेक्सागन के एक कॉर्नर को छोड़ के बाकी कॉर्नर्स पे इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है। अब हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इस सिचुएशन में ये मेथड में अप्लाई नहीं कर सकता, डायरेक्ट जीरो नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि एक कॉर्नर छूट गया। तो अब क्या होगा, मैं एक बार प्रॉपर बताता हूँ कि जब आप निकालोगे ना तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाला आपस में कैंसिल, मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 और 5। तो ये 1 वाले की वजह से है, ये 4 की वजह से है, ये 5 की वजह से है, ये 2 की। तो 2 और 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 और 4 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा थर्ड। तो थर्ड वाला कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा थर्ड वाले नंबर पर क्यू पर, इस सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से आएगा? थर्ड वाले चार्ज की वजह से। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो अगर हम बात करें इसको, तो यहाँ पर इसको O बोल देता हूँ मैं, इस सेंटर को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस अरेंजमेंट में सेंटर पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो वो O से 6 की तरफ हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से। अगला इसका एक और तरीका हो सकता है, हमें पता है कि इसके 6th वाले कॉर्नर पर कोई चार्ज नहीं रखा है। तो आप क्या करो, एक पॉजिटिव चार्ज रख दो और एक नेगेटिव चार्ज रख दो, है ना। हम बना लेते हैं किस तरीके से, ऐसे में इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके बन सकता हूँ। जैसे ये लिया मैंने, यहाँ पर एक ये था, ये इन सारे कॉर्नर्स पे तो चार्ज है ही सही, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो मैंने अपनी तरफ से क्यू रख दिया और एक माइनस क्यू भी रख दो, है ना। अगर जीरो तो भी देखो, पहले यहाँ जीरो था तो अभी भी जीरो ही है, क्योंकि एक क्यू रखा और एक माइनस क्यू रख लिया। तो टोटल अगर हम इन सारे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? इस वाली डायरेक्शन में। तो डायरेक्ट हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो कई बार ये तरीका आसान पड़ जाता है, कई बार ये तरीका आसान पड़ जाता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें ये तरीका निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड हो जाएगा इसको समझने का। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि कोई भी पॉलीगन है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जीरो कैसे कर रहे हैं, है ना। चलो अब इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा जो कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से रिलेटेड है, थोड़ा सा उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, है ना, छोटे छोटे से। इस पर भी क्यू चार्ज दे दिया और इस पर भी क्यू चार्ज दे दिया। इसका मास m दिया हुआ है और इसका भी सेम मास m दिया हुआ है। तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे तो रिपल्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब दूर होंगे तो एक किसी एंगल पर आके रुक जाएंगे। तो मान लेते हैं ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहे हैं, दोनों थीटा एंगल बना रहे हैं। हम बहुत अच्छे से इसको समझेंगे कि यहाँ से ये रिपल्शन की वजह से किसी, अब नीचे पर आके क्यों रख गए, क्योंकि इस पर एक फोर्स mg नीचे भी लग रहा है। तो मैं किसी एक फोर्स पर फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। इस पर लग रहा होगा mg नीचे वाली डायरेक्शन में, t इस वाली डायरेक्शन में, और रिपल्शन इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए कोई डिस्टेंस है तो इस दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा Fe। यहाँ पर दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कंसीडर कर लेते हैं r। वो कैलकुलेट की जा सकती है अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट एक समझना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इस तरीके से दे दिया जाए तो ये यहाँ रुक जाएगा। अब बात आती है कि अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो इस पर लगने वाले टोटल फोर्स जीरो हो रहे होंगे इस पार्टिकल, इस ऑब्जेक्ट पर। तो जब भी हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो हम टोटल फोर्स जीरो, तो देखो ये Fe और mg, तो mg अगर यहाँ पर नीचे है तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भी आना चाहिए, और एक Fe। तो यहाँ पर हम फोर्स के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक कंपोनेंट तो हो जाएगा यहाँ पर t का,
तो एक तो बन जाएगा, ये थीटा है तो ये यहाँ पर थीटा, तो ये कंपोनेंट बन जाएगा टी कॉस थीटा एंड दिस वन टी साइन थीटा। इधर भी वैसे ही बनेगा। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम को सही रखने के लिए यहाँ नहीं बना रहा हूँ, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हो। अब ये ऑब्जेक्ट पूरा रेस्ट पर है। रेस्ट पर होने का मतलब वर्टिकली जो फोर्सेज है उन टोटल वो दो आपस में ज़ीरो हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल फोर्स आपस में ज़ीरो हो जाएंगे। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एफ ई इक्वल्स टू टी साइन थीटा। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। सेकेंड इक्वेशन वर्टिकल के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एम जी इक्वल्स टू टी कॉस थीटा, है ना। अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दे 1 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हमारे पास बनेगा एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी इक्वल्स टू टेन थीटा। एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी इक्वल्स टू टेन थीटा। अब एक छोटी सी समझने वाली बात ये है दोनों ऑब्जेक्ट के लिए कि अगर इस पर एफ ई लग रहा है तो इस पर भी एफ ई लगेगा। मतलब ये टेन थीटा जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एफ ई पर डिपेंड कर रहा है और एक एम जी पर डिपेंड कर रहा है। तो एफ ई तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए एक जैसा होगा, चाहे इसका चार्ज Q1 हो जाए चाहे इसका चार्ज Q2 हो जाए, या दोनों के चार्ज अलग अलग है, क्योंकि एफ ई दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से आ रहा है। तो थीटा टेन थीटा, मतलब अगर थीटा बढ़ेगा, दोनों के बीच का अगर गैप बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा। तो हम सिमिलरली इसका मतलब हम थोड़ा सा यहाँ से एक चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि टेन थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम एंड थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास, इन दोनों में से जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका थीटा कम होगा, है ना। तो अगर मान लो कि यहाँ पर थीटा मतलब वर्टिकल से स्ट्रिंग के बीच का एंगल, तो अगर दोनों का मास एक जैसा है तो ये दोनों एंगल भी एक जैसे होने चाहिए। लेकिन अगर इसका मास ज़्यादा हो गया, मान लो ये 2m है और ये m है, तो इस साइड ये वाला एंगल कम हो जाएगा और ये वाला एंगल ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से, मतलब ऐसे समझ लो कि ये मान लो कि इस तरीके से दिया हुआ है और ये अगर अल्फा है एंड दिस इज बीटा एंड दिस वन m एंड दिस वन 2m, तो यहाँ पर जिसका मास ज़्यादा होगा वो थोड़ा नीचे की तरफ होगा। खुद सोचो आप, मास ज़्यादा होगा तो नीचे की तरफ ज़्यादा आ रहा होगा, है ना, mg की वजह से। तो अल्फ़ा की वैल्यू, और यहाँ मास कम है तो ये अल्फ़ा ज़्यादा होगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन होगी बीटा से। इस तरीके से हम तो ये मास के रेस्पेक्ट में हम बता सकते हैं। तो अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए, इन दोनों, यहाँ पर तो मास एक जैसे हैं, तो इन दोनों एंगल्स को अगर कंपेयर किया जाए तो इन दोनों एंगल्स की जो वैल्यू होगी किसकी ज़्यादा होगी या कम होगी, ये सिर्फ और सिर्फ मास पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज पर क्या डिपेंड करता है, अगर चार्ज बढ़ा दोगे तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लीजिए इसी सिचुएशन में मास तो एक जैसा ही रखा, अभी क्यू चार्ज है तो ये एंगल थीटा है, ये वाला भी थीटा है। अगर तुमने यहाँ 2q कर दिया और यहाँ पर 2q कर दिया तो ये थीटा से बढ़कर 2 थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा से बढ़कर 2 थीटा, सपोज ऐसे ही मान लो। अगर इसकी जगह तुमने ये थीटा, ये q है और ये 2q भी कर दिया तो भी ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे और इन दोनों की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। अभी थीटा है तो हो सकता है 1.5 थीटा हो जाए या कुछ और वैल्यू हो जाए, ठीक है, तो थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन आपस में एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। टोटल सम पूरा इंक्रीज हो सकता है लेकिन आपस में वैल्यूज इक्वल रहेंगी। तो ये बेसिक सी चीज़ जो है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब एफ ई की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप यहाँ पर सॉल्व करके निकाल सकते हो आराम से। एफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ से इसको, तो ये बनेगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एम जी इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस यहाँ पर ये जो भी डिस्टेंस वगैरह है y वगैरह उसको मैं लिख सकता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। तो सपोज ये डिस्टेंस अगर हम y लेके चलते हैं तो कितना बनेगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एम जी, और बेस तो परपेंडिकुलर r बाई 2 और y। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन ये निकल कर आ जाएगा कि जो y है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एम जी वाई इक्वल्स टू आर क्यूब। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर क्यूब के, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो इसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर तुमने ये डिस्टेंस बढ़ाई तो ये डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़
रिलेट कर सकते हैं, है ना, कि किस हिसाब से क्या चेंज हो रहे हैं। ये यहाँ पर बेस है और ये परपेंडिकुलर। इसका बेस क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर थीटा है, तो ये वाली साइड बेस का काम करेगी और ये वाला आधी साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो एक रिलेशन ये आ जाएगा कि दोनों के बीच में अगर गैप बढ़ेगा तो वाई, मतलब गैप कब बढ़ सकता है, जब चार्ज बढ़े, चार्ज बढ़ेगा तो गैप बढ़ेगा, ये गैप बढ़ेगा तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में हमने चार्ज वगैरह को कांस्टेंट रखा है, तो इसलिए मैं ये रिलेशन यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये प्रेडिक्ट करने के लिए मैंने बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट माना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड थी। अब अगले उस पर आते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उस पर क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, उस पर कितना फोर्स लगता है या नहीं लगता, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक डाइपोल रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। एक डाइपोल हमने रख दिया जिसका ये नेगेटिव वाला पार्ट है -q और ये पॉजिटिव वाला पार्ट है q। दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम 2a लेकर चल रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो डाइपोल है, डाइपोल की जो डायरेक्शन है, डाइपोल बेसिकली इस डायरेक्शन में रहेगा p वेक्टर के। अगर इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ई एंगल बना रहा है, इसको हम आगे कंसिडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ पता है कि जो डाइपोल है, ये जो चीज़ें हैं कि भाई 2a इंटू क्यू, ये हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। 2a जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लेकर चलते हैं। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है इसको हम 2a बोल रहे हैं। ठीक, अब चेक करते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक ही जैसी होगी। अब इस पर अगर पॉजिटिव क्यू पर देखेंगे तो पॉजिटिव क्यू पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उस पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। क्यों, इसको समझने का आसान सा तरीका है, पहले भी हमने देखा है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली किसका पाथ होती है, पॉजिटिव चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से आते हुए नेगेटिव की तरफ जा रही होती है, किसी पॉजिटिव चार्ज से आके किसी नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही होती है। तो पॉजिटिव जो क्यू चार्ज है उस पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज जो होगा उस पर फोर्स जो होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर एक फोर्स हम इधर मान लेते हैं और एक फोर्स इधर मान लेते हैं। अब बेसिकली इस डाइपोल पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों फोर्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इस पर टोटल फोर्स जो लग रहे होंगे वो कितने हो जाएंगे, 0। यहाँ पर नेट फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन दोनों फोर्स 0 तो हैं, लेकिन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ रही है। तो जब भी दो फोर्स, किसी बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हों, दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हों, दो फोर्स हों लेकिन दो अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस अगर हुए, पैरेलल डिस्टेंस बन सकती है, तो वहां पर वो रोटेट करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ये वैसे भी एक फोर्स कपल बन रहा है। फोर्स कपल मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के जो फोर्सेज हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लगने लग जाए, तो वहां पर वो दोनों फोर्स मिलकर उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर डाइपोल पर दो इक्वल अमाउंट के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो ये इसको रोटेट करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से रोटेशन अगर आ जाता है तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, टॉर्क निकल कर आएगा। तो टॉर्क निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, आसान सा तरीका है। देखो टॉर्क, फोर्स कपल की वजह से टॉर्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली होता है, अगर मैं टॉर्क की यहाँ पर बात करूँ तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फोर्सेस। फोर्स कपल के लिए, है ना। तो टॉर्क अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर तो बेसिकली टॉर्क मेरे पास आ जाएगा, फोर्स इसमें से कोई एक लेंगे F, दोनों के बीच की पैरेलल। अब ये 2a डिस्टेंस नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों के बीच की पैरेलल डिस्टेंस नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ से एक इस तरीके से थोड़ा सा डायग्राम सा बना देता हूँ।
तो ये डिस्टेंस हमें कंसिडर करनी है। तो देखो ये एंगल थीटा है, तो बेसिकली ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी 2a साइन थीटा, है ना। ये वाली डिस्टेंस तो 2a cos थीटा हो जाएगी, क्योंकि ये बेस वाला है। तो जिस डायरेक्शन में एंगल होता है वो तो cos वाला कंपोनेंट बनता है। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2a साइन थीटा। अब Fe को क्या लिख सकते हैं हम? Fe मतलब बेसिकली इस दोनों में से किसी भी एक चार्ज पर, तो इस पर चार्ज पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड लूंगा। तो फोर्स कैसे लिखा जा सकता है? फोर्स हो सकता है Q इंटू ई। तो यहाँ पर F की जगह क्या आ जाएगा QE, और ये बन जाएगा 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। तो जब ये 2a साइन थीटा यहाँ पर बन रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? अब थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, तो ये बनेगा 2aq e साइन थीटा, ठीक। तो टॉर्क की जो वैल्यू, ये 2aq क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं देखूंगा तो ये p बन जाएगा, तो ये pe साइन थीटा। ये तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब अगर मैं इसको वेक्टर की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो वेक्टर की टर्म्स में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? टॉर्क इक्वल्स टू p क्रॉस e, p क्रॉस e। अब देखो कैसे पता चल रहा है, मैंने डायरेक्शन कैसे डिसाइड करी। एक टॉर्क जो है यहाँ पर इस डाइपोल पर, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, ई इस डायरेक्शन में। अगर ये फोर्स इस पे लग रहे हैं तो ये बेसिकली इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये ऐसे वाली डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है इस तरह से, जिसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से रोटेशन हो रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन बेसिकली जब दो वेक्टर्स की वजह से कोई ऐसी क्वांटिटी आ रही है, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से कोई ऐसी क्वांटिटी आए जो कि रोटेशनल वाली हो, तो रोटेशनल वाली क्वांटिटी हो या क्रॉस, तो वहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट को बना के, या फिर जब भी दो वेक्टर्स के साथ साइन थीटा आ जाता है तो वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है। अब या तो आप E क्रॉस P लिख सकते हो या P क्रॉस E लिख सकते हो। अब P क्रॉस E लिखूंगा, अगर मैंने P क्रॉस E लिखा तो P क्रॉस E लिखने से क्या होगा कि P, मेरे राइट हैंड की फिंगर्स को मुझे P से E की डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। तो P से अगर मैं E की डायरेक्शन में घुमाता हूँ तो मेरे पास रोटेशन की डायरेक्शन पता लग जाती है, और ऐसे ही हो रहा है P से E की डायरेक्शन में। तो जो फिंगर्स घूम रही है उसी डायरेक्शन में, जो डाइपोल है वो उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अगर मैंने इसको E क्रॉस P कर दिया होता तो E क्रॉस P में तो मुझे ये फिंगर्स जो हैं ये, और ये वाली जो साइड होती है, ये वाली साइड मुझे दूसरे की तरफ रखनी होती है। अगर मैं E क्रॉस P रखता तो मुझे E से P की तरफ इन फिंगर्स को घुमाना होता, तो E से P। तो इसका मतलब इस, अगर E क्रॉस P कर रहे होते इसका मतलब इससे तो ये पता चल रहा है कि ये डाइपोल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है इस तरीके से। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये बेसिकली इस तरीके से रोटेट यहाँ पर हो रहा है, इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो ये P क्रॉस E वाली सिचुएशन यहाँ पर आ जाती है। तो टॉर्क जो बनेगा बेसिकली ये बन जाएगा P क्रॉस E। तो हमारे पास टॉर्क इक्वल्स टू कितना बन रहा है? P क्रॉस E। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखना कि ये या तो P क्रॉस E। तो इसका मतलब अगर P और E के बीच का एंगल पता है तो दोनों के का क्रॉस प्रोडक्ट करके हम टॉर्क निकाल सकते हैं, टॉर्क की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर दोनों वेक्टर्स की फॉर्म में नहीं दिए हैं, एंगल पता है, तो P E साइन थीटा करके निकाल सकते हैं। अगर P और E दोनों आई कैप जे कैप की टर्म्स में, वेक्टर की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब आगे क्या होगा? आगे देखो, आगे सिचुएशन क्या बन सकती है कि जैसे ये एक बार रोटेट करेगा तो थोड़ी देर बाद ये इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर टॉर्क अगर थीटा की वैल्यू अलग अलग कर दी जाए तो वेरिएशन अलग अलग हो जाएगा। तो थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए हम टॉर्क देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और P भी इसी डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और P दोनों सेम डायरेक्शन में। P का मतलब डाइपोल, अब मैं बार बार डाइपोल नहीं बनाऊंगा, तो P जो है और E दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहाँ पर फोर्स तो 0 होगा ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी भी डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वहाँ पर फोर्स तो 100% 0 होगा ही होगा, चाहे एंगल कुछ भी हो। लेकिन टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क है यहाँ पर PE साइन थीटा, तो साइन 0, तो इस सिचुएशन में टॉर्क भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर टॉर्क 0 हो जाएगा।
अब इस सिचुएशन को एक और कंडीशन हम बोलते हैं, यहाँ पर एक पोटेंशियल, बेसिकली ये जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का देखो, इक्विलिब्रियम का मीनिंग सबको समझ में आता है कि रेस्ट पर है और रुका हुआ है, उस पर टोटल टॉर्क जीरो है। स्टेबल का मतलब जैसे ये यहाँ पर है, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बार के लिए समझिए कि ये यहाँ पर, चलो पहले एक काम करते हैं, पहले दोनों कंडीशन में लिख देता हूँ, उसके बाद आपको एक अच्छे से पूरी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। अगली जो है केस यहाँ पर, नेक्स्ट केस है थीटा की वैल्यू अगर कितनी हो जाए 180 डिग्री। तो थीटा अगर 180 है इसका मतलब पी ई इस डायरेक्शन में है लेकिन पी अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट वाली डायरेक्शन में हो गए। तो यहाँ पर भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, लेकिन इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। और जो अगली लास्ट केस इसमें आता है वो है अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए मतलब ई इस तरफ है और पी ऐसे है इनिशियली, तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी पी ई, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। अब डिफरेंस क्या है, मान लीजिए कि ये रेड कलर का जो पेन है, ये वाला जो पेन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन अगर करता हूँ तो ये मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है, तो ये पी की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर ऐसे रखा हुआ है सिंपली, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये ऐसे रखा है तो इस पर, इस पॉजिटिव क्यू पर फोर्स इधर लग रहा होगा और इस नेगेटिव क्यू पर फोर्स इधर लग रहा होगा, तो ये ऐसे है इस तरह से। तो अगर थोड़ा सा भी इसको हमने डिस्टर्ब कर दिया तो डिस्टर्ब करने पर अभी भी इस पर फोर्स इधर ही लग रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज मान लेना थोड़ी देर के लिए इस ब्लैक कैप को, तो ये क्यू पर फोर्स इधर लग रहा है और इस माइनस क्यू पर, तो ये वापस इसको घुमा के ऐसे कर देगा। अगर आपने इसको ऐसे भी किया ना तो भी ये इस पर फोर्स इधर, तो ये वापस घुमा के इधर। तो स्टेबल मतलब ऐसी सिचुएशन में अगर एंगल जीरो है तो अगर डाइपोल को थोड़ा भी डिस्टर्ब कर दिया जाए तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इस डाइपोल को हम थोड़ा सा रोटेट कर ये इस जगह इस तरह से होता है, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पर तो फोर्स कहाँ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स लग रहा होगा इस वाली डायरेक्शन में और इस पर फोर्स लग रहा होगा इस वाली डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इस पर जो फोर्स होगा वो अभी इस वाली डायरेक्शन में होगा और इस वाले पर जो फोर्स होगा वो इस वाली डायरेक्शन में। तो अभी भी नेट फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है, लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया इस तरह से तो इस पर फोर्स अब इधर लगेगा और इस पर, तो ये इसको ऐसे रोटेट करवा देगा और ये अपनी इनिशियल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब होके स्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो कोई भी अगर किसी डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं 0 डिग्री के साथ, तो उसको स्लाइटली थोड़ा सा चेंज भी कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है, तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन अगर वो वापस नहीं आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वहां पर बोल देते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और आती है कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए हल्का सा, तो वहाँ पर वो जो डाइपोल है वो थोड़ा सा एसएचएम करना लग जाता है, ऑसिलेशन करना शुरू कर देता है। तो जब वो ऑसिलेशन करना शुरू कर देता है तो उस सिचुएशन में उसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड हम बता सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं देख लेते हैं फटाफट से। तो अगर मान लीजिए मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब किया तो यहाँ पर टॉर्क बनेगा, तो यहाँ पर अगर हम एसएचएम निकालना चाहते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो ये ऑसिलेट करेगा, एसएचएम करेगा। तो इस सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पर टाइम पीरियड निकालना चाहता हूँ तो क्या करते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू हमें पता है क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है। टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू अल्फा, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, पी ई साइन थीटा। अगर बहुत कम डिस्टर्ब किया है हमने तो थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा में इसको अप्रोक्सीमेटली थीटा लिखा जा सकता है अगर थीटा को हम स्मॉल कंसिडर कर रहे हैं। अगर स्मॉल कंसिडरेशन में ले रहे हैं तो यहाँ पर ये, तो अल्फा जो हो जाएगा तो ये बनेगा हमारे पास पी ई, और ये माइनस हम यहाँ लगा देते हैं। माइनस इसलिए लगा देते हैं क्योंकि हम इसको
ऊपर लेकर जा रहे हैं लेकिन ये नीचे आना चाह रहा है। हमने एक्सटर्नल टॉर्क तो लगाया ऊपर की तरफ, लेकिन ये आना कहाँ चाह रहा है, नीचे की तरफ, तो इसीलिए ये चीज़ डिवाइडेड बाई आई। तो अब यहाँ पर ये जो टर्म बन रही है पी ई डिवाइडेड बाई आई, ये हो जाएगी ओमेगा। इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद, ये तुमने 11th क्लास में एसएचएम में इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे। तो इसको अगर हम कंपेयर करें ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इक्वस टू बन जाएगा पी ई डिवाइडेड बाई आई। तो ओमेगा की जो वैल्यू हो गई वो हो गई पी ई डिवाइडेड बाई आई। तो हमारे पास अंडर रूट ये, तो ओमेगा ही आ गया, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई पी ई। तो यहाँ पर टाइम पीरियड किसी भी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उसमें जो टाइम पीरियड आएगा वो अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई पी ई निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 2 पाई आई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई पी ई, ये टाइम पीरियड निकल कर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बता सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो भी टाइम पीरियड चेंज हो सकता है, पी चेंज हुआ तो भी टाइम पीरियड चेंज हो सकता है। मान लो कि दो एक अलग अलग टाइप के डाइपोल को हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है, तो उनके का जो टाइम पीरियड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम बता सकते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी हो तो भी हम यहाँ से निकाल के देख सकते हैं। एक और छोटी सी चीज़ इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि तुम्हें अगले चैप्टर में पढ़ाई जाएगी, लेकिन इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला होती है किसी भी डाइपोल को, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आती है माइनस पी डॉट ई। ये माइनस लगाना जरूरी है, ये फॉर्मूले के अंदर ही आता है, या इसको लिख सकते हैं पी ई माइनस पी ई कॉस थीटा। थीटा जहाँ पर ई और पी के बीच का ही एंगल है, तो अगर थीटा 0 है यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में चली जाएगी। थीटा 180 है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में चली जाएगी। तो जिस सिचुएशन में एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे अनस्टेबल सिचुएशन होगी, जिस सिचुएशन में एनर्जी सबसे कम होगी वो स्टेबल सिचुएशन वहाँ पर कंसिडर की जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं कि भाई इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए की वैल्यू दी गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, हमें टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने में अब यहाँ पर P और Q जो है वो वेक्टर्स की टर्म्स में दिए, आई कैप जे कैप की टर्म्स में दिए। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो टॉर्क हो जाएगा P क्रॉस E। तो P क्रॉस E, तो टॉर्क में कितना बन जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट I J K, और I जो है सबसे पहले P आगे लिखा है तो ये लिखेंगे 2 3, K कुछ है नहीं तो 0 लिख देंगे। इसके बाद E वाली सिचुएशन में बात करें तो 1, K के लिए यहाँ पर हो जाएगा J कुछ है नहीं तो 0 और K के लिए 1। तो यहाँ पर I वाली सिचुएशन, तो I कैप के लिए आ जाएगा 3 माइनस J के लिए आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस K कैप, तो K कैप के लिए बन जाएगा यहाँ पर माइनस का 3। तो अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क यहाँ बनेगा 3I कैप माइनस 2J कैप और माइनस का 3K कैप। तो टॉर्क बेसिकली हमारे पास ये सिचुएशन टॉर्क की आ जाएगी 3I कैप माइनस 2J कैप माइनस 3K कैप। तो इस तरीके से हम टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब इसकी जगह अगर एंगल्स दे दिए जाएं तो एंगल के थ्रू भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। देखो इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक जो ब्लैक कलर से हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है और दो डाइपोल बनाए हैं। यहाँ पर P1 डाइपोल और P2 डाइपोल दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। P1 P2 नाम इसलिए दिया है ताकि हमें पता लग जाए कि हम किस डाइपोल को रेफर कर रहे हैं। तो P1 डाइपोल जो है वो E के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो हमें बताना है किस डाइपोल के लिए कितना टॉर्क आएगा और किस डाइपोल के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो अगर मैं P1 के रेस्पेक्ट में बात करूँ सबसे पहले, तो P1 के लिए टॉर्क की अगर बात करें तो बनेगा P1E और साइन थीटा। अब ये थीटा ध्यान रखना E और P के बीच का एंगल होना चाहिए, मतलब E के एरो से P के एरो तक जो जाने वाली। अब ऐसा नहीं कि ये वाला एंगल ले लिया या ये ले लिया, कोई ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर ये वाला एंगल आपको कंसीडर करना है। तो कितना बनेगा PE साइन थीटा।
पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कितनी होती है, माइनस P1E कॉस थीटा, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई। इसी तरह से P2 के लिए अगर मैं बात करूँगा तो P2 के लिए टॉर्क 2, तो यहाँ पर बन जाएगा P2E। अब P2E, अब देखो हमें एंगल क्वेश्चन में दिया है ये वाला, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, E और इसके बीच वाला। इधर वाला नहीं लेंगे क्योंकि इधर तो E का एरो है ही नहीं, तो E के एरो से इसके P के एरो के बीच में, तो ये एंगल अगर तुम देखोगे तो ये बनेगा 180 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, तो ये बेसिकली हो जाएगा P2E साइन 180 माइनस थीटा, तो ये बनेगा हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा का मतलब भी साइन थीटा ही होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगी P2 माइनस P2E और कॉस 180 माइनस थीटा। अब कॉस 180 माइनस थीटा यहाँ पर अगर है तो ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। अगर हम इसकी बात करें कॉस 180 माइनस थीटा की बात करें तो ये माइनस कॉस थीटा बनेगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा 2E कॉस थीटा और ये यहाँ पर बनेगा U2। तो अगर दोनों के टॉर्क की बात करें तो दोनों के टॉर्क तो एक ही होंगे। टॉर्क की डायरेक्शन की अगर बात करें तो इनिशियली ये जो है P1 ये इसको, ये थंब जो होगा, अब अगर हम टॉर्क की बात करते हैं P क्रॉस E करने पर जो थंब आता है वो टॉर्क की डायरेक्शन को बताता है। रोटेशन अलग है, रोटेशन तो ऐसे ही हो रहा होगा जो जिस डायरेक्शन में मैं फिंगर घुमा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर होता है तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को एक्सिस के अलोंग दिखाते हैं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में टॉर्क 1 जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, और अगर यहाँ पर बात करें P2 के लिए तो इसमें भी P2 की डायरेक्शन में फिंगर लगा के इसको घुमाया हमने E की डायरेक्शन में, तो P2 ये वाली डायरेक्शन और फिंगर तो इसमें भी, तो दोनों टॉर्क एक जैसे ही आ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी अलग है। U1 में पोटेंशियल एनर्जी जो है U1 माइनस P1E कॉस थीटा है, और जो U2 है उसमें P2E कॉस थीटा है। तो P1 P2 तो एक ही जैसे हैं, इसका मतलब U2 में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और U1 में पोटेंशियल एनर्जी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी को भी कंपेयर करके लिख सकते हैं कि किसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी कितनी कम होगी। ठीक है, अब इसमें रोटेट करवाने से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि रोटेट करवाने में स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रोटेट करवाने में कितना टाइम लग गया, या कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये बेसिकली जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें बताया जाता है, तो उसी चैप्टर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी इसके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी उसी चीज़ में हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बेसिकली फ्लक्स कई तरीके के हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, क्या काम आएगा, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो देखो सबसे पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली में फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स बेसिकली किसी भी चीज़ का हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्स हो सकता है, लाइट का फ्लक्स हो सकता है, वाटर का फ्लक्स हो सकता है ना, किसी भी चीज़ का फ्लक्स हो सकता है। अब फ्लक्स का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया से जिस चीज़ का हम फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, मान लो हम वाटर का फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, तो वाटर का अगर मैं फ्लक्स निकालना चाह रहा हूँ तो वाटर किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना वाटर आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम टैप की बात करें, नल जो बाथरूम में या कहीं पे हमारे किचन में जो नल लगा हुआ होता है, उस नल से को अगर तुम थोड़ा कम खोलोगे तो उसमें कम अमाउंट का वाटर आएगा। एरिया तो फिक्स है, कम अमाउंट का वाटर आएगा, थोड़ा और खोलोगे तो और ज़्यादा अमाउंट का। तो एक पर्टिकुलर एरिया से कितना अमाउंट में वाटर आ रहा है वो वाटर का फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब ऐसे वाटर तो फ्लड की फॉर्म में भी फ्लो कर सकता है, रिवर में भी फ्लो कर सकता है, बहुत जगह कैनाल में भी फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर उस चीज़ को एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू देखा जाए कि उस एरिया से कितनी चीज़ आ सकती है पर सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर, या एक पर्टिकुलर उस एरिया से कितनी चीज़ निकल रही है उस पर्टिकुलर एरिया से, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्लक्स बोल देते हैं, है ना। कोई भी अमाउंट, उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम फ्लक्स बोल देते हैं, तो वाटर का वो फ्लक्स हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब, अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई भी एक एरिया फिक्स कर दूँ या कोई एक प्लेट वगैरह लगा दूँ, तो उस पर्टिकुलर एरिया से कितनी लाइंस पास हो पा रही हैं
उसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्लक्स बोल देते हैं। जैसे एक सिंपल सी सिचुएशन लेते हैं। मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई हैं इस तरीके से, ये कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास दी हुई हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर मैं एरिया को ऐसे भी रख सकता हूँ, इस तरह से रखने का मतलब मैंने कोई प्लेट वगैरह जो है वो इस तरह से रख दी, इस प्लेट को मैं इस तरीके से भी रख सकता हूँ, ठीक। अगर मैंने इस प्लेट को मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मान लो ये मेरे हाथ जो है ये एरिया है प्लेट का एरिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, अगर मैं इस हाथ को ऐसे रखूंगा, इस तरीके से रखता हूं यहाँ पर, तो इससे मैक्सिमम फ्लक्स पास हो सकता है, मतलब कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो सकती है। लेकिन अगर मैंने इसको इस तरीके से रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया को, मेरे इस हाथ के एरिया को क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। मतलब एरिया तो इस तरीके से तो क्रॉस कर सकती है, लेकिन इसका मतलब किसी भी एरिया को, किसी भी पर्टिकुलर चीज को जिसका कुछ एरिया हो, जिस सरफेस को, तो किसी सरफेस को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ये जो ब्लैक कलर में बनाई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर एरिया को, सरफेस को उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करेगा कि कितने एरिया से कितनी चीज पास हो रही है, मतलब किस सिचुएशन में, किस ओरिएंटेशन पर मैक्सिमम फील्ड लाइन पास होगी और किस सिचुएशन में फील्ड लाइन पास नहीं होगी। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखें तो यहाँ पर बेसिकली इस सिचुएशन में मैक्सिमम फील्ड लाइन पास होती है, लेकिन इस सिचुएशन में कोई फील्ड लाइन पास नहीं होती है। तो इसी तरीके से हम जब फ्लक्स डिफाइन करते हैं तो फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर अगर ये दे दिया जाए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर हमें दी गई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक एरिया हमने किसी एंगल पर रख दिया है। अब जो भी सरफेस होती है उसका एक एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर का मतलब कोई भी सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, मेरी हाथ की सरफेस है, ये इसका एरिया वेक्टर इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से होता है। अगर ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे है तो एरिया वेक्टर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने हाथ को ऐसे रखा है तो मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है, तो मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है, तो उस सिचुएशन में देखो क्या, ये जो मैं स्केच पेन से दिखा रहा हूँ ये बेसिकली एरिया वेक्टर हो गया इस सरफेस का। तो ऐसे हाथ को रखूंगा तो फ्लक्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। जब मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है तो एरिया वेक्टर जो स्केच पेन से मैंने शो किया है वो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। लेकिन अगर ऐसे कर दिया तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि जब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो फ्लक्स जीरो होगा, और जब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि एक्चुअल में फील होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस सिचुएशन में मैक्सिमम फील्ड लाइन पास हो सकती है, किस सिचुएशन में नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँ इसका इस तरीके से, तो ये एक एरिया वेक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। इसके थ्रू हम यहाँ पर लिखते हैं फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। अब इस सिचुएशन में ये चीज़ जब हम लिखते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, जब हम ऐसा लिख रहे हैं उस सिचुएशन में हम ये भी बोल सकते हैं फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। ई डॉट ए की टर्म्स में भी हम इसको रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, मतलब E और A का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो उससे हमारे पास फ्लक्स निकल कर आ जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन तभी है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिया हुआ हो, कांस्टेंट दिया हुआ, यूनिफॉर्म दिया है। अगर यूनिफॉर्म नहीं दिया है तो क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ एक बेसिक सी चीज़ आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट या ई ए कॉस थीटा। अब बेसिकली ये ई ए कॉस थीटा कौन सा पार्ट है, जैसे ये लिखा ना तो इसका एक पार्ट ऐसे हो जाएगा और एक पार्ट इस तरीके से हो जाएगा। तो इसी पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। तो ये वाला कंपोनेंट हमने इसका लिया हुआ। इसके दो अगर पार्ट करूंगा तो देखो बेसिकली दो कंपोनेंट इस एरिया वेक्टर के मैं करूंगा तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये वाला जो कंपोनेंट होगा तो उसके रेस्पेक्ट में जो फ्लक्स होगा, फोर्स जो एरिया होगा वो ऐसे होगा। तो बेसिकली तुम ये ध्यान रखना अभी के लिए ये यहाँ पर कि ई ए कॉस थीटा से हम निकालते हैं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए। यूनिट की अगर हम बात करें इसमें, तो यूनिट जो होगी इसकी कैसे निकाली जा सकती है? यूनिट जो होती है इसकी वो होती है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। एक यूनिट तो होती है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, और दूसरी यूनिट जो हम लिखते हैं वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर एक यूनिट वोल्ट इंटू मीटर, तो फ्लक्स की एक यूनिट हम वोल्ट इंटू मीटर करके भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मीटर, वोल्ट इंटू मीटर की टर्म में भी हम यहाँ पर इस फ्लक्स की यूनिट को रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उसकी एक यूनिट कितनी हो जाएगी? वोल्ट इंटू मीटर। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो वेरिएबल है, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन के बारे में भी देखते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो उस सिचुएशन में आप या तो क्या करो, एक स्मॉल फ्लक्स निकालो और उसको लिखो E डॉट DA कॉस थीटा, और उसको इंटीग्रेट कर दो। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तुम्हारे पास बनेगा E DA कॉस थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मतलब बेसिकली बात ये है कि यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर जहाँ पर दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा होता है और उसमें से एक चीज़ वेरिएबल होती है, तो वहाँ पर हमें जो कैलकुलेशन करनी होती है वो किससे करनी होती है? इंटीग्रेशन के थ्रू। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली E A cos थीटा निकल के आ जाएगा, और अगर वेरिएबल है तो फिर वहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? E A cos थीटा का इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेता हूँ मैं। देखो हमारे पास यहाँ पर दो न्यूमेरिकल है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये कांस्टेंट है, E जो है ये बेसिकली कांस्टेंट दिया हुआ है, और एक इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और ये यहाँ पर एरिया वेक्टर दिया हुआ है, तो इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? E A cos 60, तो कितना बन जाएगा? 5 हो जाएगा E A बाई 2। यहाँ पर सिचुएशन देखो कि बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इस तरह से जस्ट रखा हुआ है, एक सर्कुलर फॉर्म में एक सरफेस है जिसकी रेडियस है r। तो अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो तो भी यहाँ पर फ्लक्स कैसे निकाला जा सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। इस तरीके से ये एरिया हम निकाल सकते हैं। तो ये तो एक सिंगल सरफेस से रिलेटेड पार्ट आ जाता है कि भाई एक सिंगल सरफेस दी हुई है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे इसकी जगह सपोज ऐसा कुछ दे दिया जाता है, इसकी जगह आपको देखो यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ 2i के प्लस 3j के प्लस k कैप दिया हुआ है, और एरिया वेक्टर जो दिया हुआ है वो i के माइनस j के प्लस k कैप दिया हुआ है। ये दोनों वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं। अगर ये दोनों वेक्टर हमारे पास दिए हुए, फ्लक्स की जो वैल्यू हमारे पास अब कैलकुलेट करनी है, हमें फ्लक्स निकालना है कि फ्लक्स कितना होगा। तो बेसिकली फ्लक्स यहाँ पर अब देखो E कांस्टेंट है। सबसे पहले तो तुम्हें एक फ्लक्स निकालते हैं इससे पहले यही देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डायरेक्टली E डॉट ए या E A cos थीटा के थ्रू आंसर निकालना है। E डॉट ए कहाँ लगाएंगे? जब वेक्टर की टर्म्स में दिया, i कैप j कैप की टर्म्स में दिया है, और अगर वेरिएबल दिया है E तो फिर उसमें इंटीग्रेशन का यूज़ होगा। तो इस सिचुएशन में तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं E डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप वाला आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे कैप वाला जे कैप के साथ, और के कैप वाला के कैप के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये बनेगा 2 के साथ 2, 3 और 3 तो ये -3 और ये +1। तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल अगर मैं काउंट करूँगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पर्टिकुलर सरफेस से कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं हो सकता, कि उस पर्टिकुलर चीज़ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा हो। ठीक है, चलो अब इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा वो देखेंगे। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है A नॉट x i के, मतलब एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे पता चल रहा है क्योंकि x के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर बोला गया है फाइंड आउट फ्लक्स फ्रॉम स्क्वायर ऑफ साइड L। एक L साइड का एक हमें स्क्वायर लेना है, उस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा। अगर उस स्क्वायर को हम x इक्वल्स टू 0 पे पुट कर दें, मतलब ओरिजिन पे पुट कर दें, और एक x इक्वल्स टू 1 पे पुट कर दें। कौन से प्लेन में? इसमें प्लेन भी लिख देते हैं इन YZ प्लेन। YZ प्लेन का मतलब हो गया कि ये अगर x है, ये अगर y है, और ये अगर z दिया हुआ है, हमारे पास ये x y z है, तो उसको हमें इस तरीके से पुट करना है
यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इस तरीके से चलेगा, एक बार यहाँ पर होना चाहिए, एक बार यहाँ पर होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो ओरिजिन वाला मतलब क्या हो गया कि वो इस जगह पर रखा हुआ, ये ओरिजिन यहाँ पर हो गया। तो इस जगह पर एक बार स्क्वायर प्लेट को इस जगह रखना है, एक बार इस जगह रखना है, इस तरह से रखना है। तो मैं इनिशियली यहाँ बना देता हूँ कि मान लो कि यहाँ पर स्क्वायर प्लेट को हमने रखा इस जगह पर हमने रखा हुआ है। इसकी साइड है L, ये भी L और ये L और ये L यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, देखो अब यहाँ समझने वाली बात क्या है। बेसिकली जब भी हम जहाँ हमने स्क्वायर रखा है उस स्क्वायर किसी एक्स पोजीशन पर रखा हुआ है, x इक्वल टू 0 पर रखा हुआ है, x चेंज नहीं हो रहा है ना। वो एक उस स्क्वायर को हमने एक YZ प्लेन में रखा है, लेकिन किसी x की फिक्स पोजीशन पर रखा है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर जगह पर जो x की वैल्यू फिक्स है तो E की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। तो उस जगह पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँगा तो वो हम निकाल सकते हैं और फ्लक्स भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन की जरूरत जब पड़ती है जब आपका एरिया में के साथ साथ फ्लक्स भी चेंज हो रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा हो। जैसे कि मान लो कि ये सपोज एक एरिया दिया है और यहाँ पर तो इससे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सपोज इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। तो एरिया के साथ साथ अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि ये ब्लैक कलर में मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये पूरा फ्लक्स यहाँ पर है। तो इस जगह पर और चाहे फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, इस पूरे प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जैसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x के साथ मतलब आगे बढ़ाने पर चेंज हो रहा है। तो किसी एक लोकेशन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम वहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे x इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी और एरिया तो L स्क्वायर, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। φ2 की अगर मैं बात करूँ तो इसको हमने कहाँ रखना है, अब इस प्लेन को उठा के सपोज हमने रख दिया इस जगह पर, ये इस जगह पर यहाँ पर रखा हुआ है। इस पर्टिकुलर जगह पर हमने इसको एरिया को उठा के रखा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इससे पास हो रही है ना। अब इस पूरे प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा, भले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अलग था यहाँ, लेकिन इस जगह पर तो कांस्टेंट है। तो इस जगह पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल्स टू उस पर कितना हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू 1/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी x की जगह, तो ये A0/2 आई कैप सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये x डायरेक्शन में जो हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं। तो कितना बनेगा A0/2 और ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो ये φ2 पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, यहाँ पर φ2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमने एक सिंगल सरफेस को लिया हुआ है, एक सिंगल सरफेस थी, उस सिंगल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमने लिया हुआ है। अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर कोई क्लोज्ड सरफेस दे दी जाए, उस क्लोज्ड सरफेस को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं कि किसी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी सरफेस है या कोई भी क्लोज ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको रख दिया जाए तो उसमें फ्लक्स किस तरह से होगा और क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इस तरह से बनाई तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। इसमें एक हमने क्यूब लिया हुआ है, ये बस फ्रंट से तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो ये वाली साइड हो गई एक, ये इसको हम S1 साइड मान लेते हैं और एक इसको S2 साइड, ये S3 वाली साइड मान लेते हैं और ये एक S4 वाली साइड। तो S1 से भी फ्लक्स पास होगा, S3 से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, S4 से भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, S2 से फ्लक्स पास होगा। S3 और S4 से फ्लक्स क्यों नहीं पास होगा, इसका रीज़न तुम्हें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, या ये बोल सकते हो कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है, तो वो हमें क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या हो सकता है वो चीज़ हम देखते हैं। अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है तो अब
S1 से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो S1 से कितना, S1 पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर एंटर हो रहा है, तो 5S1 ये तो कौन सा वाला है, इनसाइड वाला। तो जब भी कोई किसी सरफेस में, एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना कि चलो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर इसका एरिया, अब ये स्क्वायर दिया हुआ है, क्यूब लिया हुआ है, तो ये साइड वाला एरिया एक जैसा ही होगा, तो ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इंटू ए। अब इसी तरीके से 5 कितना हो जाएगा, ये भी E इंटू ए। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, यहाँ से ये फील्ड लाइन तुम खुद देखोगे, यहाँ से सपोज ये 3 फील्ड लाइन एंटर कर रही है और ये 3 फील्ड लाइन ही वापस बाहर आ जाती है, यहाँ अंदर तो कोई फील्ड लाइन है नहीं अलग से, तो यहाँ से एंटर करते हो यही तीनों फील्ड लाइन बाहर आ जाती है। इसका मतलब इस क्लोज सरफेस में जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है उतनी ही फील्ड लाइन बाहर आ रही है। इट मीन्स इसके अंदर इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स, इस क्लोज्ड सरफेस से, इस क्लोज्ड ट्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इंडिविजुअल सरफेस से तो पास होगा ही होगा, लेकिन अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो वो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन ध्यान रखना कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस को, अगर हम किसी क्लोज सरफेस को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो अगर किसी भी क्लोज फिगर को, क्लोज फिगर मतलब किसी भी क्यूब हो गया, कुछ भी टाइप का क्लोज फिगर अगर है, उसको अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चाहे किसी भी टाइप का इंडिविजुअल सरफेसेस का फ्लक्स जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन टोटल फ्लक्स तो हमेशा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो अगला देखते हैं। अब इसमें इसी तरीके का एक और क्वेश्चन में थोड़ा सा देखता हूँ। जैसे मान लो आपको दिया जाए, देखो यहाँ पर एक हमने कुछ इस तरीके की बकेट शेप या फर्स्ट ड्रम जैसी शेप ली है ना। तो इसमें ये वाला एरिया जो है ये S1 है, इसको S2 बोला, S3 ये कर्व सरफेस वाला एरिया दिया है। S2 का एरिया ज़्यादा है, S1 का एरिया कम है। अब अगर हम इंडिविजुअल सरफेस एरिया की बात करें या इंडिविजुअल हम बात करें कि टोटल यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स तो मैं बता सकता हूँ कि नेट फ्लक्स जो होगा यहाँ पर वो तो जीरो होने वाला है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ जो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनकमिंग जो फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस से, जो अगर फ्लक्स एंटर कर रहा है क्लोज सरफेस में, अगर जिस सरफेस से फ्लक्स एंटर करता है उसको हम नेगेटिव लेकर चलते हैं, और जिस सरफेस से फ्लक्स बाहर आता है उसको हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख भी लेंगे कि फाई इन जो होता है वो हम नेगेटिव मानते हैं, और जो फाई आउट जो है वो, इसका रीज़न अभी तुम्हें जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल फ्लक्स, तो बेसिकली ये टोटल फ्लक्स किस किस की वजह से है, तो फ्लक्स ऑफ S1, फ्लक्स ऑफ S2 प्लस फ्लक्स ऑफ S3, ये मिलकर है जीरो। अब यहाँ पर अगर आपको सपोज इसका एरिया दे दिया जाए और इसका एरिया दे दिया जाए, है ना, सपोज इसकी रेडियस है, आपको स्मॉल r दी गई है और इसकी रेडियस है 2r, तो यहाँ पर और इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है, तो φ1 तो मैं लिख सकता हूँ कितना, E और पाई r स्क्वायर, ये होगा लेकिन नेगेटिव में क्योंकि ये एंटर कर रहा है। इसी तरीके से φ2 के बारे में हमें φ2 जो हो, φ3 के बारे में मुझे नहीं पता कि कितना है, तो φ3 के बारे में क्योंकि कर्व सरफेस का एरिया मुझे नहीं पता, अगर है भी तो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता, सपोज यहाँ नहीं दिया है। बात आती है φ2 की, इस वाले, तो इसका जो एरिया है वो हो जाएगा तो E पाई 2r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब बात आती है कि यहाँ से S2 से तो ये एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है तो ये पॉजिटिव होगा और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जीरो। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फ्लक्स जो φ3 होना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 3 पाई r स्क्वायर इंटू E, और ये बन जाएगा माइनस में। अब देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर φ3 जो आ गया वो माइनस आ गया, इसका मतलब इससे, इस कर्व सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर ही कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब एंट्री हो रही होगी तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। तो ओवरऑल हम इस तरीके से इसमें इस तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं कि भाई अगर कोई भी क्लोज सरफेस है तो उसका टोटल फ्लक्स तो हमेशा जीरो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ज़्यादातर नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही दिया जाता है। तो उनमें कांस्टेंट अगर यहाँ पर दिया हुआ है
तो उसको हम आसानी से बता सकते हैं कि हाँ ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और इससे हम रिलेटेड चीज़ें बता सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इससे बन जाएगी और इंडिविजुअली हम लिखकर उसको बोल ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। अब इसी से रिलेटेड जैसे कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड और चीज़ें क्या क्या किस तरह से बन सकती हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि स्फेयर लिया हमने, इस स्फेयर को किसी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने रख दिया है। अब हमें ये चीज़ तो पता है कि इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, लेकिन हमें वो नहीं पता करना है। हमें पता करना है कि इसके कर्व जो आधा पार्ट जो, देखो इस अगर स्फेयर की बात करूं मैं तो इस स्फेयर में पूरी जो सरफेस है वो कर्व सरफेस है। तो कुछ कर्व सरफेस से तो फ्लक्स एंटर कर रहा होगा, कुछ कर्व सरफेस से फ्लक्स बाहर आ रहा होगा। मतलब जैसे ये वाली बात करें तो इससे तो एंटर कर रहा है यहाँ से, इस साइड वाला जो कुछ एरिया है यहाँ तक का जो एरिया है यहाँ से तो फ्लक्स एंटर कर रहा है ना। ये अगर मैं इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ तक के एरिया से तो फ्लक्स एंटर कर रहा है और बचे हुए इस एरिया से फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि तो ये जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, इसकी रेडियस हमें दे दी गई है इस यहाँ पर स्फीयर की। तो इस कर्व सरफेस से जितने कर्व सरफेस से ये फ्लक्स एंटर कर रहा होगा वो फ्लक्स कितना होगा, है ना। तो कर्व सरफेस से अब जितना फ्लक्स एंटर कर रहा होगा उतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हमें बताना है कि इसकी कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स एंटर कर रहा होगा। अब यहाँ पर जैसे ही हम कर्व सरफेस बोलते हैं तो कुछ लोगों के दिमाग में यह आ सकता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया है ना, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, पूरी अच्छी बात है। और जो कर्व सरफेस है तो स्फेयर के आधी कर्व सरफेस से फ्लक्स एंटर कर रहा है, तो आधी कर्व सरफेस का एरिया हो जाएगा 2πr²। तो 2πr² इंटू ई। लेकिन ये आंसर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि जब हम E इंटू ए करते हैं, जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं उस सिचुएशन में जब हम सिंपली ये E इंटू ए कर रहे होते हैं वहाँ पर कोस की जो वैल्यू होती है, यानी कि जो एंगल होता है वो कांस्टेंट रहता है, या तो 0 रहता है या 180 जो भी रहता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ एरिया चेंज हो, एंगल चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर एंगल कुछ है, यहाँ कुछ एंगल है, यहाँ कुछ एंगल है, इसके साथ एंगल कुछ और है। तो ऐसे सिचुएशन में हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो इसका तरीका क्या है, देखो अब इसको मैं एक बहुत अच्छे से मेथड से तुम्हें समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर इसको दो पार्ट में अगर मैंने डिवाइड किया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ठीक, और इधर ही ये इधर से एंटर कर रही होंगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर एंटर कर रही है वही अगर मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर एंटर कर रही है वही इस फ्लैट एरिया से, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ तो एक साइड का जो एरिया होगा वो फ्लैट दिखाई देगा, सर्कल की फॉर्म में दिखाई देगा, इस तरीके से सर्कल की टर्म्स में दिखाई देगा। तो जितना एरिया, जितना फ्लक्स इधर से एंटर कर रहा है उतना ही एरिया इस फ्लैट सरफेस से बाहर भी आ रहा होगा, है ना। तो जितना फ्लक्स इधर से एंटर कर रहा है उतना ही। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख सकता हूँ, फाई कर्व इक्वल्स टू हो जाएगा फाई फ्लैट, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है। तो कर्व का तो मुझे कर्व को तो मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं फ्लैट को तो निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका और एरिया के साथ जो वेक्टर है ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हर जगह पर वेक्टर के साथ, एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एंगल बना रहा है, सब जगह एक जैसा एंगल बना हुआ है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन दी जाए तो यहाँ पर फ्लैट सरफेस का जो एरिया होगा वो होता है πr² इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो यहाँ पर पाई कर्व जो है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखो करना क्या है तुम्हें, इस तरह के क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, ज़्यादातर इस तरह के सिमेट्रिकल क्वेश्चन होते हैं, तो जब भी सिमेट्रिकल टाइप के ऑब्जेक्ट जिनमें कर्व सरफेस ही दी हुई है और उसमें हमने कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है वो निकालना है, तो उसको कट कर दो। कट किस जगह से करो कि जहाँ से जितने, जैसे इस साइड वाला है तो बीच से ज़्यादातर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली पॉइंट से ही कट किया जाता है। तो यहाँ से मैंने कट कर दिया, तो कट करने के बाद एक फ्लैट सरफेस तुम्हें मिलेगी, ठीक है ना। कट करने के बाद तुम्हें एक फ्लैट सरफेस मिलेगी, उस फ्लैट सरफेस के एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, तो वहाँ पर कर्व सरफेस से जितना फ्लक्स पास हो रहा होगा वो आ जाएगा। क्या करना है, जो भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट दिया है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं,
कट करते हैं, कट करने से वहाँ पर एक तुम्हें कट करोगे तो कट करने से वहाँ पर एक सरफेस मिलेगी, फ्लैट सरफेस। तो उस फ्लैट सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स और इस कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स एक ही जैसा होगा। तो फ्लैट सरफेस से फ्लक्स आसानी से निकाला जा सकता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ फ्लैट सरफेस से फ्लक्स आसानी से क्यों निकल रहा है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि फ्लैट सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एरिया जो एंगल है वो हर जगह एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर हर जगह अलग अलग है, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फाई नेट तो जो होगा वो कितना हो जाएगा 0, लेकिन फाई कर्व, इसको मैं अगर S1 बोलता हूँ और इस वाले पास को S2, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर ई। अगर ये S1 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो नेगेटिव आएगा पाई आर स्क्वायर ई, और अगर S2 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर ई। इस तरह से ये निकल कर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ यहाँ पर, जिसमें जैसे एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पर अब एक कोन दिया हुआ है, इस कोन से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। अब तुम्हें यहाँ पे भी सिमेट्री दिख जाएगी कि इस वाले एरिया, इस वाली साइड से तो एंटर कर रहा है और इस वाली साइड से बाहर आ रहा है। तो मैं इसको बोल देता हूँ S1 और ये वाली साइड को बोल देता हूँ S2। तो मुझे निकालना है फाई S1 और एक फाई S2। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बहुत आसान सा तरीका है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जहाँ से मतलब एक्चुअली इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब जहाँ S1 और S2 जहाँ तक ये, तो यहाँ तक तो एंटर कर रहा है, यहाँ तक बाहर आ रहा है, तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। डिवाइड करने से तुम्हारे पास एक एरिया जैसी सरफेस निकल कर आएगी, ट्राइंगल जैसी सरफेस निकल कर आने वाली है। इस तरह से कुछ हमारे पास ऐसी कोई सरफेस यहाँ पर निकल कर, कट करोगे तो ऐसी कोई सरफेस कट करने के बाद ये इस तरह का कुछ दिखने वाला है। तो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ दिखेगा ये। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया। तो ये साइड वाली, तो इसको ट्राइंगल जैसा दिखेगा। अब हमें फ्लक्स निकालना है, तो फाई S1। अब एक बार तुम वीडियो पॉज करो और इसको निकालो। चलो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो E हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा। थोड़ा इमेजिन भी कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 हाइट h और बेस होगा 2r। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2r क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक, ये तो सेंटर हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक का 2r हो जाएगा। तो ये बन जाएगा h इंटू r। तो फाई S1 जो होगा ये होगा EHR। ठीक है, EHR। तो फाई S1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, EHR। यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आ जाएगी। तो S1 तो अब ये नेगेटिव लेना पड़ेगा और S2 जो होगा वो पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों है S1, क्योंकि एंटर कर रहा है, और फाई S2 पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि उससे बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो EHR और EHR ये यहाँ पर हो सकता है। इस तरह के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन लास्ट में हम करेंगे भी सही, जब लास्ट ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व किए हमने तो उसमें ये चीज़ हम डिस्कस भी करेंगे, एक दो क्वेश्चन ऐसे देखेंगे भी सही तरीके से। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। अब एक बार फटाफट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन फटाफट से देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि इस तरह से रखा है तो इस सरफेस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है उन्हीं को हम एक तरीके से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस। तो ये भी हम डिफाइन करके लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमने फ्लक्स के बारे में बात करी और बहुत सारी चीज़ों के जो डाइपोल वगैरह से रिलेटेड थी उन चीज़ों के बारे में बात की। इसके रिलेटेड आगे और भी चीज़ें हैं, गॉस लॉ वगैरह जो हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।